अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा। प्रोग्राम है सेहत सबके लिए। छोटा सा छोटा ऑफिस हो, महकमा हो या बड़े से बड़ा मुल्क, सबको चलाने के लिए एक निज़ाम ज़रूरी होता है। और निज़ाम कैसे होता है? निज़ाम तभी होता है जो आपकी गवर्निंग बॉडी होती है और नीचे जो डिफरेंट किस्म के आपके डिपार्टमेंट्स या इदारे होते हैं, वो जब मिल के काम करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, तभी कोई भी इदारा या मुल्क चल सकता है। तरक्की क्या, उसकी एग्जिस्टेंस ही इस कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करती है। इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि आसाब और दिमाग, न्यूरोलॉजी क्या चीज़ होती है, क्योंकि हमारे जिस्म के निज़ाम के चलने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा दिमाग अपनी नर्व्स और आसाब के ज़रिए हमारे डिफरेंट हिस्सों और ऑर्गन्स को जो कंट्रोल करता है, उसका जो सारा निज़ाम है वो बरकरार रहे। जब इनमें से कोई एक भी चीज़ सही काम नहीं करती और एक दूसरे की बात नहीं सुनती, तो जो जिस्म है वो बिल्कुल काम करना छोड़ देता है या ऐसी हरकतें करता है जो किसी को समझ नहीं आती और जो एग्जिस्टेंस के लिए ही जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, माहिर अमराज दिमाग और आसाब हैं, फौजी फाउंडेशन के न्यूरोलॉजी के हेड हैं डॉक्टर हसनैन हाशिम साहब। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर हसनैन हाशिम साहब कि आप आज आए हैं। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ हमें बताइए कि सबसे पहले तो हम सबसे कॉमन जो हमारा प्रॉब्लम है, जो कि स्ट्रोक है या फालिज है, उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बेशुमार लोगों को पता ही नहीं चल रहा होता कि कब उन्हें फालिज का अटैक आ रहा है। ना वो इमीडिएट मेजर लेते हैं, डिले करते हैं और उसके नतीजे में उनको पूरी की पूरी तरह वो पैरालाइज हो जाते हैं और डिसेबल हो जाते हैं और किसी के ऊपर भी बोझ बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूरोलॉजी, जैसे आपने डिस्कस किया कि न्यूरोलॉजी बेसिकली इज़ वेरी वाइड टॉपिक, बहुत बड़ी एक फील्ड है जिसमें ना सिर्फ दिमाग शामिल होता है, स्पाइनल कार्ड है, नर्व्स हैं, आपके मसल हैं, इन सब से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं या इशू हैं, वो सारे जो होती हैं एक आप नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं या न्यूरोलॉजी के अंदर आते हैं। तो इसमें भी देखा जाए बहुत सी बीमारियां होती हैं जो जिस्म जो दिमाग के या नर्वस सिस्टम के किसी एक ख़ास हिस्से से मुतासर होती हैं। जिसमें देखा जाए कि न्यूरोलॉजी को देखा जाए ओवरऑल तो स्ट्रोक बहुत कॉमन एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी डिसेबिलिटी से इसके साथ तल्लक है, क्योंकि स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा पेशेंट को डिसेबल कर सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम कोई कैटेगराइज करें कोई और भी जिस्म की डिज़ीज़ या हार्ट डिजीज़ देखें, कैंसर देखें या और कोई सिस्टेमिक डिजीज़ देखें, तो सबसे ज़्यादा जो डिसेबलिंग कंडीशन है वो टॉप मोस्ट होगी, वो स्ट्रोक होगी। तो स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट है इवन न्यूरोलॉजी में और बाकी भी डिजीज़ के लिहाज से। तो स्ट्रोक जो होता है बेसिकली अगर हम डिफ़ाइन करें कि उसको ब्रेन अटैक भी कहते हैं या उसको हम फालिज भी कहते हैं या उसको जो होती है जिस तरह हम कहते हैं सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं, तो मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता है। बेसिकली स्ट्रोक की अगर हम डिफ़ाइन करें तो स्ट्रोक एक ऐसी चीज़ है कि जो सडनली एक दिमाग के किसी हिस्से में ब्लड की सप्लाई आपकी रुक जाती है। उसकी दो वजूहत होती हैं मेन। एक वजूहत ये होती है कि या तो वो क्लॉट से या वो खून की नाली ब्लॉक हो गई है, कोई शरेआन छोटी या बड़ी ब्लॉक हो गई है जिसकी वजह से वो दिमाग का ख़ास हिस्सा काम करना बंद हो गया और वो जिस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, वो बाजू को, वो टांग को, वो ज़ुबान को, वो आँख को, वो काम करना छोड़ देता है। दूसरा चीज़ है, दूसरी जो टाइप है जो बहुत कॉमन, ये जो क्लॉट वाला स्ट्रोक है या जिसमें शरेआन बंद होती है, ये 80% ऑफ द पेशेंट में इस्कीमिक स्ट्रोक हम इसको कहते हैं या क्लॉट होने की वजह से। दूसरा जो स्ट्रोक है उसको कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, हम इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं शरेआन का फट जाना। वो भी दिमाग के किसी खास हिस्से में शरेआन अगर फटती है तो उसकी वजह से अलामात तो आलमोस्ट वही होती हैं जो कि शरेआन बंद होने से होती हैं, कि आपको एक साइड की वीकनेस हो सकती है, आपका मुंह टेढ़ा हो सकता है, बात करने में दुश्वारी पेश आ सकती है, नज़र जा सकती है या एक साइड सुन हो सकती है। तो ये बेसिकली दो बड़ी टाइप्स हैं। अगर इन दोनों को देखा जाए इनके रिस्क फैक्टर भी डिफरेंट है। अगर हम इस्केमिक स्ट्रोक को देते हैं या जिसमें शरेआन बंद हो जाती है, उसमें कॉमन रिस्क फैक्टर जो है कॉमन एज में होते हैं, ओल्ड एज में, वो एक डायबिटीज़ सबसे मोस्ट कॉमन है जो हमारी पॉपुलेशन में, हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडीमिया है या कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा होना बढ़ना है, स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, ओबेसिटी है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है कि बिल्कुल काम नहीं करना, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। ये 5-6 जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। कॉमनली हम हर एक के स्ट्रोक के पेशे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं। इसके अलावा रेयर रिस्क फैक्टर हैं, रेयर ऐसी बीमारियां हैं जो कि हम यंग स्ट्रोक में नज़र आती हैं, जैसे वेस्कुलाइटिस हो गया, जिस्म में टेंडेंसी होती है खून के जमने की, या और कोई जिस्मानी डिजीज़ हो गई, हार्ट का इशू हो गया, या कोई ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड थिक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी जो यंग स्ट्रोक बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने तो ये सुना था कि इसमें फास्ट होता है, राइट, FAST, क्योंकि आपने एक्शन सबसे ज़्यादा जल्दी करना होता है, क्योंकि आप जब F फॉर द
फेस, कि आप देखते हैं चेहरा एक तरफ से अगर ढल गया है, आपका खाना निकल रहा है, थूक जो है वो जा रहा है, फिर ए इसके आम आपका एक साइड का गिर गया है, एस आपकी स्पीच या आपका बोलने में जो है लरजना शुरू हो गया है, तो टी इज़ फॉर टाइम, कि आपने फ़ौरन एक्ट करना है। फ़ौरन आप अगर डॉक्टर के पास चले जाते हैं और उनको पता लग जाता है कि स्ट्रोक आपको वाकई फालिज का अटैक हो रहा है, कोई रग जो है उसके अंदर रुकावट है या कोई रग फट गई है, तो वो फ़ौरन इलाज कर सकते हैं और उससे आपका अपाहिज होना जो है वो बच सकता है। तो ये जो फ़ौरन इलाज है, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना, ये कितने टाइम में हम डॉक्टर के पास पहुँच जाएँ और कौन सा इलाज उसको मैसर हो तो वो बच सकता है? जी, सबसे पहले बताना चाहूँ कि ये फास्ट बड़ा इजी स्कोर है जो एक जनरल पब्लिक के लिए, या इसको हम सिंसिनेटी स्कोर भी कहते हैं। अब इस फास्ट को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया, इसको बी फास्ट कर दिया गया। दो और चीज़ें बी फास्ट, BFAST, बी से उन्होंने बैलेंस को भी इशू कर लिया कि अगर तवाज़ुन भी सडनली ख़राब होना शुरू, एक साइड पे गिरना शुरू हो जाए, ई से आई विजन लॉस हो जाए, ये दो नई चीज़ें, और बाकी वो फास्ट ही है। फास्ट से जो थी आपका फेस डिविएट हो जाए, अगर जो थी आर्म ड्रिफ्ट हो जाए, एस से जो थी अगर आपकी स्पीच और टाइम से, अगर आपको ये अलामात, ये हम कोशिश करते हैं कि हम पैरामेडिकल स्टाफ को, जनरल पब्लिक को ये सारा अवेयरनेस क्रिएट करें और लोगों को पता हो, क्योंकि स्ट्रोक किसी को किसी जगह पे हो सकता है। अगर इनमें से 6-7 अलामात में से कोई एक भी अलामत आपको नज़र आए और विद इन सेकेंड या बहुत थोड़े टाइम में हो, तो सबसे चीज़ जो मैटर करती है वो आपका टाइम मैटर करता है। तो आप फ़ौरन जो होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रोक के या न्यूरोलॉजी के कौन कौन से सेंटर हैं आपके करीबी, उसमें आपको जितना जल्दी हो सके भिजवाया जाए। क्योंकि आप बताना चाहूँ कि पहले ये जिस तरह हार्ट अटैक होता था तो लोग जल्दी 24 घंटे में चले जाते थे, उनको इंजेक्शन लगता था या एंजियोग्राफी होती थी या एंजियोप्लास्टी बच जाते थे। एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट अब पूरे पाकिस्तान में स्ट्रोक की अवेलेबल है, बड़े शहरों में एटलीस्ट होगी, अब तो छोटे शहरों में भी एक इंजेक्शन है जिसको हम अल्टीप्लेज कहते हैं, पूरी दुनिया में दिया जाता था, रिसेंटली पाकिस्तान में ये अप्रूव हो गया है, बहुत से सेंटर देना शुरू हो गए। ये बेसिकली क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन होता है, यानी क्लॉट को तोड़ देता है, जो भी शरेआन ब्लॉक होती है। तो अगर मरीज़ को ये फालिज की अलामात हैं और वो 3 से 4.5 घंटे के अंदर हो, बेहतर है कि 4.5 घंटे के अंदर आपको स्ट्रोक है, हुआ है, ये अलामात हुई हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए ऐसे सेंटर का पता करें। मोस्टली लोगों को अवेयरनेस होती है कि हर शहर में बड़े न्यूरोलॉजी के सेंटर मौजूद हैं। इस्लामाबाद पिंडी में अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो जो स्ट्रोक सेंटर है, न्यूरोलॉजी के सेंटर तो आपके शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इस्लामाबाद में मौजूद है, पिम्स में मौजूद है। इसी तरीके से पिंडी में जाएँ तो आपका जो फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल है, जो हमारा सेंटर है, वहाँ स्ट्रोक सेंटर है, हम खुद ये इंजेक्शन दे रहे हैं। MH है मिलिट्री हॉस्पिटल में, जो काफ़ी बड़ा स्ट्रोक सेंटर है। RAC में दे आर गिविंग जो ये इंजेक्शन और एक्यूट ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे हैं। तो अगर आप इंजेक्शन की बात शुरू करें कि ये इंजेक्शन कहाँ कहाँ दिया जाता है, तो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में दिया जाता है, मारूफ में दिया जा रहा है, इसके अलावा आप RAC में दिया जा रहा है, फौजी फाउंडेशन में और मिलिट्री हॉस्पिटल में। किसी को भी अगर ये अलामात आती हैं कि अचानक चलते चलते उनका बैलेंस आउट हो रहा है, वो गिरना शुरू हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा, या उनकी आंख का कोई भी एक आंख का विजन जो है वो जा रहा है, या दोनों के आगे भी धुंधलाहट कंप्लीटली आ रही है, और जैसे हमने बाकी मेंशन किया फेस में, आर्म में, स्पीच में आ रही है, तो उन्होंने फ़ौरन डिले नहीं करना, चले जाना है और जाके बाकायदा, ये जैसे आप हार्ट अटैक के लिए एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी करने में देर नहीं लगाते ना और आपका जान बच सकती है, उसी तरह आपका स्ट्रोक से अपाहिज होना जो है वो पूरी तरह बच सकता है। आपने एक और बात की थी कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें ओबेसिटी है, मोटा होना है, डायबिटीज़ का होना है, हाइपरटेंशन का होना है, और आपने यंग वालों का कहा वैस्कुलाइटिस वगैरह, तो इन सब लोगों को कोई टेस्ट हैं जो रेगुलरली वो कराते रहें जिससे कि उनको पता हो कि भाई अब हम स्ट्रोक के कैंडिडेट तो नहीं है, या जो ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक होता है जो एक वार्निंग सी होती है पहले, रेड फ्लैग, TIA, उसके क्या अलामात हैं और कौन से टेस्ट हैं जो रेगुलर बेसिस पे ऐसे कैंडिडेट्स जिनको ये सब कुछ है वो कराते रहें? देखिए, हमारे यहाँ जो प्राइमरी जो प्रिवेंशन का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरी दुनिया में प्राइमरी प्रिवेंशन का होना है कि आप हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने से पहले ही आप अपनी सारी स्क्रीनिंग करवाएं, जिसमें आपको पता चले कि हाइपरटेंशन है उसको ठीक करें, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रोलीमिया और बाकी जितनी स्मोकिंग है या कोई और अगर रिस्क फैक्टर करें। बेहतर है अगर आपकी फैमिली में कोई इस तरह की हिस्ट्री है या आपको अगर TIA हुआ है, जैसे ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हुआ है या कि स्ट्रोक हुआ है, तो जो टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं लोगों के लिए, वो एक तो ब्लड शुगर का पता करना चाहिए, 3 में एक एवरेज 2-3 टेस्ट होते हैं, HbA1c करना चाहिए, फास्टिंग ब्लड शुगर करना चाहिए, और बहुत सी शुगर के अलामात हैं जो देखना चाहिए, पेशाब का बहुत ज़्यादा आना, मुंह ड्राई होना, या जो थी बहुत ज़्यादा भूख लगना,
ये सारी ऐसी अलामात हैं जो कि अगर पेशेंट में है तो उसको फ़ौरन अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। इसी तरीके हाइपरटेंशन जो थे आपने ECG करवाएं, आपका एकोकार्डियोग्राफी करवाएं, आप जो थे लिपिड प्रोफाइल आप करवाएं, और इसी तरीके अगर आपको स्मोकिंग है तो उसको आप कोशिश करें कि क्विट करने की कोशिश करें। ये 5-6 चीज़ें ऐसे हैं जो कि हर एक एवरेज 60 साल से नीचे वाले बंदे को आपको करनी चाहिए। जो एक यंग पेशेंट में हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ता है, हर एक में हम नहीं करवा सकते क्योंकि ये टेस्ट बड़े कॉस्टली होते हैं। वो पेशेंट जिनमें ऐसे अगर कोई यंग एज में स्ट्रोक हो गया है तो उसमें स्पेसिफिक वेस्कुलेटिक प्रोफाइल हो गया, थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल हो सकता है जिसमें होमोसिस्टिन लेवल हो सकता है। इस तरह के जो रेयर टेस्ट है वो एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन होती है उसमें करते हैं, बाकी पेशेंट में ऐसे टेस्ट नहीं किए जाते। बाकी में ये 5-6 जो टेस्ट हैं जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग और ये टेस्ट जो होते हैं ये हमने करने होते हैं। तो बेसिकली स्क्रीनिंग के साथ साथ अगर शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करना है, डाइट, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्मोकिंग को छोड़ देना है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है तो उसको भी कंट्रोल रखना है, आपकी जो भी मेडिकेशन है वो भी लें, इसमें भी डाइट, एक्सरसाइज, सॉल्ट का या नमक कम खाना, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, इन सारी चीज़ों का खास आपने ख्याल रखना है। तो स्ट्रोक तो हमने डिस्कस किया। एक और चीज़ जो आजकल हर किसी को है क्योंकि हर किसी के लिए सर दर्द बना हुआ है, तो थोड़ा सा आप बताएंगे सर दर्द जो है उनकी डिफरेंट टाइप्स, उनकी डिफरेंट कॉजेज़ और उनकी मैनेजमेंट, क्योंकि हर कोई जो है वो डॉक्टर भी बना हुआ है, गूगल से तो हर कोई ही बन गया है और दूसरों को बहुत ही आराम से हर किस्म के मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब हो रही होती है। तो थोड़ा सा फ़र्क भी बता दीजिए और बता दीजिए कि व्हाट इज़ द आइडियल वे टू डील विद इट। देखें, जो अगर हेडेक को हम देखें तो हेडेक के मोस्ट कॉमन सिम्टम है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का। वो स्ट्रोक में भी हो सकता है, बहुत सी चीज़ों में भी हो सकता है। तो हम अगर हेडेक को डिफ्रेंशिएट करें तो 2 तरह के हेडेक होते हैं। एक प्राइमरी हेडेक कहते हैं, एक को सेकेंडरी हेडेक कहते हैं। एक प्राइमरी हेडेक है जिसकी कोई खास वजह नहीं होती, वो 3-4 टाइप्स हैं जिसमें सबसे ऊपर हम करेंगे तो माइग्रेन को रखेंगे। दूसरा हेडेक होता है जो टेंशन टाइप हेडेक, और तीसरा हेडेक होता है जिसको ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेफेल्जिया कहते हैं, जो कि कॉमन टाइप है, क्लस्टर हेडेक है या संक्ट हो गया, इस तरह के। वो भी बेसिकली उनकी प्रेजेंटेशन माइग्रेन की तरह की होती है लेकिन ड्यूरेशन बड़ी शॉर्ट होती है। तो सबसे और सेकेंडरी हेडेक वो होते हैं जो कि सेकेंडरी टू अदर कंडीशन। एक पेशेंट को मेनिंजाइटिस है, पेशेंट को साइनसाइटिस है, पेशेंट को कान खराब है, पेशेंट को आई साइट वीक है, पेशेंट को सबरेटिनाइट हेमरेज है, पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है। तो बहुत सी मल्टीपल कंडीशन है जिस सेकेंडरी टू दिस कंडीशन, ये उन कंडीशन की वजह से पेशेंट को हेडेक होता है। तो प्राइमरी हेडेक में अगर हम बात करें तो प्राइमरी हेडेक में माइग्रेन बहुत कॉमन है, जो कि आधे सर का दर्द है। कॉमनली इसको हम कहते हैं आधे सर का दर्द। लोगों को ये अलामत हुई आधे सर में हुआ। फ्रीक्वेंट अटैक होते हैं, यंग पॉपुलेशन में बहुत होता है, स्पेशली जो होती है चाइल्डहुड से लेके स्टूडेंट में। अगर हम इनको जो प्रोपोर्शन देखें तो मेल में अराउंड 8 to 10%, लेकिन फीमेल जो 30 to 40% फीमेल में, स्पेशली यंग फीमेल जो प्रोफेशनल होती हैं, स्टूडेंट हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, प्रोफेशनल फीमेल्स हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा माइग्रेन होता है। और माइग्रेन कॉमनली तो हम यही कहते हैं कि आधे सर का दर्द होगा, उसके साथ नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन होगी। लेकिन ये ओवरऑल इसकी जो होती है ना, इसकी बहुत टाइप्स हैं। मैं दोनों साइड पे भी अगर सीवियर हो सकता है, बैक साइड पे भी हो सकता है। इसके साथ और अलामात होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक साइड नमनेस हो सकती है, हेलुसिनेशन हो सकती है, फ्लैशेस ऑफ लाइट, ऑरा जिसको हम कहते हैं, ऑरा हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है, हेमिनोपिया एक साइड पे विजन जा सकती है। इसके अलावा नमनेस, डिसआर्थरिया हो सकता है। पेशेंट को इवन हेमिप्लीजिक माइग्रेन कहते हैं जिसमें पेशेंट को एक साइड पे वीकनेस भी हो सकती है। तो वो माइग्रेन को कई दफ़ा बहुत ज़्यादा जो कहते हैं कि ये वो अलामात देता है जो एक्यूट स्ट्रोक की भी हो सकती हैं। और आजकल जो थी यूरोप में तो इसको कहा जाता है कि माइग्रेन इज कंसिडर्ड एज रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक एज वेल। तो माइग्रेन बहुत कॉमन है, बहुत टाइप्स हैं, लेकिन अगर हम जितनी भी जो देखें हिस्ट्री लें तो मोस्ट 80-90% माइग्रेन ही होता है। तो माइग्रेन इज़ प्रिवेंटेबल, आपके साथ रहेगा। लेकिन माइग्रेन का हम कहते हैं जब भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो हम कहते हैं कि पेशेंट को खुद एम्पावर करें कि उसका कंट्रोल खुद अपने हाथ में रखें, क्योंकि माइग्रेन आपके साथ चलना है, डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी लाइफस्टाइल के साथ। आपने सोना कैसे है, जागना कैसे है, कितने टाइम पे सोना है, स्क्रीन टाइम कितना है, खाना टाइम पे खा रहे हैं नहीं है, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर तो नहीं है, गर्म सर्द होना जल्दी, स्मेल, परफ्यूम, ट्रैवल, किस चीज़ से जो होती है ना, ये सारे ट्रिगर हैं जो कि आपको ट्रिगर करते हैं जिस वजह से माइग्रेन ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, जस्ट एक मिनट मैं आपको लूँगा कि अगर ट्रीटमेंट बात तो सबसे पहले तो इसकी प्रिवेंशन है। आपको अगर ट्रिगर पता है तो सबसे पहले ट्रिगर को अवॉइड करें तो माइग्रेन के अटैक कम हो जाते हैं। अगर एक माइग्रेन अटैक 2-3 से ज़्यादा एक महीने में अटैक हो रहे हैं, वो आपकी लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी जॉब को, आपकी पढ़ाई को, आपके घर के काम को, फिर तो आपके लिए उसके लिए स्पेशल मेडिसिन लेनी चाहिए जिसको हम प्रोफिलैक्सिस कहते हैं या प्रोफिलैक्टिक मेडिकेशन कहते हैं। वो पेन किलर नहीं होते बट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। बीटा ब्लॉकर्स का क्या रोल है?
जी बिल्कुल जी, उसमें 3-4 जो प्रोफिलैक्टिक मेडिकेशन है उनमें बीटा ब्लॉकर इंड्राल का बहुत रोल है, वो दी जाती है और स्पेशली जो बड़ी सेफ़ है, जो होती है यंग, जो ना सेडेट करती है ना उसके और साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दूसरा जो होती है एमिट्रिप्टिलिन का बड़ा रोल है, जिनको लोगों को नींद का थोड़ा मसला होता है ठीक है। या स्ट्रेस का एलिमेंट होता है वो दे सकते हैं। टोपिरामेट जिसमें हाई जी, टॉप वगैरह, ये ठीक बहुत है। अच्छी और मेडिकेशन है जो मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स बहुत लोग कहते हैं कि इट हेल्प्स, जी डज इट बिल्कुल, रियली हेल्प? इनका जो रोल है बिल्कुल जो होती है देते हैं, जिनको अगर फर्स्ट लाइन मेडिकेशन से ना आराम आ रहा हो हाँ, तो मैग्नीशियम सप्लीमेंट जिसमें बहुत से विटामिन होते हैं जिसमें ठीक है। मैग्नीशियम होता है तो हाँ, वो दे हेल्प सकते करता हैं, है, जो होती हैं वो हेल्प करता है। लेकिन आपने हर पेशेंट को करना असेस इंडिविजुअलाइज करना करना। है कि कौन सा पेशेंट को मैंने प्रोफिलैक्सिस देने। अगर एक पेशेंट को महीने में एक ही अटैक हो रहा है और वो फिर अटैक एक दिन में ठीक हो जाता है, उसके लिए वो पूरा ज़रूरी महीना वो ठीक रहता है, तो हाँ, इतनी लंबी लंबी चीज़ों में दवाई, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप ठीक इतने है। प्रोफिलैक्सिस डेली या तो मेडिकेशन। इमीडिएट एक्शन में ट्रिप्टेंस कितनी बहुत एफिशिएंट है और बहुत लेनी इफेक्टिव चाहिए हैं। कि नहीं लेनी चाहिए ट्रिप्टेन जो होते हैं आफ्टर जी जी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन? बट जी जी बिल्कुल, अगर ट्रिप्टेन जो होते हैं बेसिकली कोशिश करना चाहिए कि उसको रिजर्व ही रखें सीवियर अटैक के लिए। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको अटैक होता है तो आप कोशिश करें कि मिनिमम जो एक सिंपल मेडिकेशन 2.5 रखें, जैसे पैनाडोल से अगर ठीक हो रहा है तो पैनाडोल ही लें, इवन एनसेड पे भी ना जाएं। अगर पैनाडोल या पैरास्टामोल से ठीक नहीं हो रहा तो आप ब्रूफेन ले सकते हैं, आप डिपेंड करते डिक्लोफेनेक ले हैं सकते हैं। डिक्लोफेनिक ले सकते हैं, नेप्रोक्सिन सोडियम ले सकते हैं, ये मेडिकेशन। अगर इसके साथ नहीं हो रहा, आपका अटैक सीवियर हो रहा है, आपको मेडिसिन, तो फिर आप ट्रिप्टेन पे जाएं। ट्रिप्टेन वेरी इफेक्टिव मेडिकेशन, और ये होती सिर्फ जो होती है माइग्रेन के एक्यूट अटैक के लिए होती हैं, और इनका थोड़ा सा कॉन्ट्राइंडिकेशन होती हैं, स्पेशली जो ओल्ड पेशेंट हैं जिनको हार्ट का हार्ट इशू, अटैक है या जिसको स्ट्रोक हुआ हो, स्ट्रोक इस्केमिक हो, स्ट्रोक, हाँ, क्योंकि ये वेजो कंस्ट्रिक्टर है, हाँ, वेसल को अचानक वो थोड़ा तंग रोकती कर हैं सकते उसको। हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे पेशेंट को ना दें और कुछ 24 घंटे में 2 से 3 दफ़ा से ज़्यादा भी नहीं लेनी बिल्कुल चाहिए। एग्जैक्टली 100% ये क्या है कि 1 से 2 टैबलेट ज़्यादा ना लें, क्यों अगर आपको ये इफेक्ट नहीं कर रही, आपको ट्रिप्टेन भी इफेक्ट नहीं कर रहे, आप कोई जो बाकी मेडिसिन भी ले रहे हैं और वो भी आपका हेडेक ठीक नहीं हो रहा, फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, फिर आपको आईवी मेडिकेशन पे या थोड़ी सी एग्रेसिव होकर हमें हॉस्पिटलाइज करके उसको मेडिकेशन देनी बिल्कुल, पड़ती हर है। इंसान के लिए एक डिफरेंट वो होता है, किसी को एसिटामिनोफेन, किसी को एनासेड एक्ट करती है और किसी को ट्रिप्टेन लेनी पड़ती है। लेकिन की यही है कि वक्त पे आपने सोना है, जिस कमरे में सोए उसमें अच्छा अंधेरा हो, टेम्परेचर उसका सही हो, दूसरा नंबर बहुत ज़्यादा शोर ना हो, फ्लैशिंग लाइट्स ना हो। आप जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल तेज़ धूप में नहीं जाना, तेज़ धूप से फ़ौरन एसी में नहीं बैठना, एसी से तेज़ धूप में नहीं निकलना। तीसरा, बहुत लंबी देर के लिए आपने भूखा प्यासा भी नहीं रहना, उससे भी आपका ट्रिगर हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की कोई स्मेल हो गई, कोई इस तरह की इमोशनल आपकी जो अटैचमेंट है किसी चीज़ से, उसमें बहुत ज़्यादा देर आपने स्क्रीन में उसके अंदर एनग्रॉस रहे, ये सारे आपके ट्रिगर्स हैं। जब आप ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप मेडिटेशन के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए, अच्छी अपनी डाइट एंड अच्छी पॉजिटिविटी के ज़रिए इसको ज़रूर फाइट कर सकते हैं। कैफीन विड्रॉल भी बहुत लोगों को होता है, बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और कोक की एडिक्शन भी नहीं आपको होनी चाहिए। अच्छा, हमने हेडेक्स भी कर लिए डॉक्टर साहब। आप एक बहुत कॉमन चीज़ जो बहुत सारे लोगों को है, बहुत सारे बच्चों को होती है कि अचानक वो आपसे बात कर रहे होते हैं, स्कूल में होते हैं, टीचर्स नोटिस करती है कि उनकी आंखें ऊपर चली गई, वो ब्लैंक हो गए थोड़ी देर के लिए। कुछ लोगों को तो फुल ब्लोन अटैक होता है कि बाकायदा एक फिट पड़ती है, बाकायदा वो बेहोश हो जाते हैं, उनके मुंह से झाग निकलने लगती है। लेकिन कुछ बच्चों में सिर्फ अचानक के लिए वो वहाँ से एब्सेंट हो जाते हैं या आंख ऊपर चली जाती है। एपिलेप्सी या मिर्गी जिसे कहा जाता है, बहुत सारे लोग इसे जिन भूत समझ के भी बहुत जगहों पे ले जाते हैं, उधर उनको टॉर्चर किया जाता है। इसकी पूरी कॉजेज़ भी बताइए, इसकी ट्रीटमेंट भी बताइए, और फिर बताइए कि इसको कैसे लेकर चलना है। बेसिकली एपिलेप्सी जो होते हैं, जिसको हम उर्फ़ ज़बान में, हम उर्दू में मिर्गी कहते हैं, और बहुत से कई दफ़ा हम ये मिर्गी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमारे पब्लिक में या माशरे में मिर्गी को इतना ज़्यादा बुरा लफ्ज़ समझा जाता है कि बहुत कहते हैं कोई ऐसी अछूती बीमारी है, कोई ऐसी कैंसर है कि एक दफ़ा अलग ही लोग छुपाते फिरते हैं, बताते ही नहीं है इसको मिर्गी है। हालांकि लोगों को ये पता होना चाहिए कि 100% काबिल इलाज बीमारी है, और इसकी और अगर टाइमली पेरेंट्स को समझ लें और डॉक्टर के पास चले जाएँ तो ट्रीट हो सकती है। अब एपिलेप्सी या मिर्गी की बहुत सी टाइप्स हैं, और बच्चों में स्पेशली इग्नोर होती है क्योंकि लोगों को इल्म नहीं होता, ना टीचर्स को होता है, ना आम पब्लिक को होता है। और वो ऐसे बच्चे, जब आपने बताया कि बच्चों की आंखें ऊपर हो जाती है, एब्सेंट हो जाते हैं, बच्चों में एब्सेंट अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये बच्चे हमेशा कहते हैं कि जो होती है टीचर शिकायत करती है बड़ा कमज़ोर है, ये तवज्जो ही नहीं देता है, इसको समझ नहीं आती, जो पढ़ाता है उसको भूल जाता है। बेसिकली उसको ना बैठे हुए टीचर भी इग्नोर नहीं कर सकता, तो एब्सेंट हो जाते हैं। कुछ सेकंड के लिए आपको स्टेयर करना शुरू कर देंगे और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बार बार हो रहे होंगे और ना टीचर को पता चलेगा, और वो पढ़ा रहा होगा और कोई एग्जैक्टली सम टाइम अप रोलिंग ऑफ आई होती है, सम टाइम बिल्कुल रुक जाते हैं काम करते करते, और उसमें कोई बहुत बड़े और अटैक
अटैक नहीं होते, इसलिए ये चीज़ें बिल्कुल इग्नोर होती जाती हैं और बच्चे कमज़ोर होते जाते हैं। सालों साल बच्चे कभी टीचर से मार खाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं वालिदैन को, तो ये एब्सेंस अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन बड़ों को भी जब और एब्सेंस अटैक ड्राइविंग होते में हैं बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते बहुत हैं ज़्यादा उसकी जो वजह होते हैं से। ना, हमारे बहुत से पेशेंट जिनमें ने डेथ हुई है इसी वजह से उनको बड़ा बताया कि जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर हो गए। इसके अलावा जो कॉमन टाइप है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर है, जिसमें एक साइड या दोनों साइड पे जर्किंग शुरू हो जाती है, स्टिफनेस बॉडी में हो झटके जाती लगते है, हैं। जिसमें अप रोलिंग ऑफ आई होती है, मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है, टंग साइड पे बाइट हो जाती है, मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, या जो होती है और जर्क बहुत ज़्यादा टेढ़े लगते हो हैं जाते ज़्यादा। हैं हाथ। और एक तीसरी बहुत टाइप है जो लोगों को पता होना चाहिए, टॉनिक अटैक। बच्चे ड्रॉप गिरना शुरू कर, चलते चलते कहते हैं रास्ते में गिर गया, टांगों से जान निकल गई, ये वालिदैन कहते हैं। तो एटोनिक अटैक। एक माइक्लोनिक जर्क होते हैं, वो भी बड़ी कॉमन टाइप है, जिसमें अमूमन मरीज़ को ना हाथों से चीज़ें गिरना शुरू हो जाती हैं, कभी एक बॉडी पे, कभी टांग पे थोड़ा सा जर्क लगता है, कभी पूरी बॉडी पे लगता है बैठे बैठे। वो जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक नहीं होगा, वो एक आध जर्क लगेगा फिर रुक जाएगा, कभी नेक पे लगेगा, कभी टांग पे लगेगा, कभी पूरी बॉडी पे लगेगा, कभी हाथों से चीज़ें गिर जाएंगी, कभी आपका खार होंगे उस पर जर्क लग जाएगा। तो इसको माइक्लोनिक अटैक कहते हैं। और ये भी उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जिस तरह कि आप जनरलाइज टोनिक क्लोनिक अटैक हो, या ये बड़े मेजर सीजर को जो लोगों को पता है। और इसके अलावा कुछ ऐसी टाइप्स हैं सीजर की, बड़ी रेयर टाइप्स हैं, जो अमूमन ऐसे पेशेंट जो होते हैं, जिस तरह हम लोग कहते हैं जिन्नों के पास चले जाते हैं, इसको जिन पड़ा हुआ है, या कि एग्रेसिव हो जाते हैं, मार दाट शुरू करना शुरू कर देते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज, भागना शुरू कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसी आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं। बेसिकली वो उस अटैक का हिस्सा होता है, वो कहते हैं इसमें जिन आ गया है। और ऐसे बहुत से केसेस हैं जो पहले 4-5 साल जो होती है, इसी तरह पीरों फकीरों के पास, इसी तरह आपने हकीमों के पास होके हमारे पास आते हैं, बड़े ख़राब होके आते हैं। और बिल्कुल जो होती हैं, अगर टाइम पे ये ऐसे पेशेंट अगर डॉक्टर के पास आ जाएं, उनका टेस्ट हो जाए, ट्रीटमेंट, यकीन माने बहुत से पेशेंट होते हैं वो 100% ठीक हो जाते हैं, और टाइमली 2-3 साल मेडिसिन खानी पड़ती हैं, और उसके बाद पेशेंट की नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाता है। देखिए, आप कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं। अगर आप टीवी पे ये प्रोग्राम नहीं देख पा रहे तो फिर आप यूट्यूब पे, जो पीटीवी का यूट्यूब है, उसके ऊपर सेहत सबके लिए को लॉग इन करके कभी भी ज़िंदगी में इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, और आपके इर्द गिर्द जितने भी आपके जानने वाले हैं उनसे भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कितनी इंपॉर्टेंट नॉलेज है। आप देखिए, ना सिर्फ ये जिनों के चक्कर में पीर फकीर के पास लेकर जाते हैं, बल्कि टीचर्स और माँ बाप और ख़ानदान वाले बहुत ज़्यादा धुतकारते हैं, बुरा भला कहते हैं, डांटते मारते हैं कि देखो कितना क्लमजी है, चीज़ें हाथ से गिरा देता है, इधर उधर ठोकरे मार रहा होता है, गिर रहा होता है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आती, डम है। तो प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, वक्त पे डॉक्टर के पास ले जाइए, वो असेस करके बताएंगे कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। ईईजी करेंगे, सिंपल सा टेस्ट करके देखेंगे कि भाई दिमाग में ओवर एक्टिविटी तो नहीं है, और उस ओवर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिकेशन आपको दी जाएगी, आप उसी मेडिकेशन को फॉलो करें। इसमें कंप्लायंस का बहुत मसला आता है। हमारे यहाँ मेडिसिन देते नहीं है, वो सोचते हैं बस ये 2 दिन दे दी, अब ठीक नहीं हुआ तो छोड़ दिया, या ठीक हो गया तो छोड़ दिया। तो थोड़ा सा बताएं कि कैसे लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेना कितना ज़रूरी है, और साथ साथ न्यूरोलॉजिस्ट को विजिट करना फॉर असेसमेंट वो कितना ज़रूरी है। और ये भी बताएं कि जब वो मेडिसिन नहीं देते और उनको खुदा ना खास्ता सीजर आता है, तो उस सीजर के दौरान जो उनके दिमाग को नुकसान पहुंचता है वो कहीं ज़्यादा है ओवरऑल, आप साइड इफ़ेक्ट्स मेडिसिन के एवेल्युएट करें तो। अच्छा, जो ट्रीटमेंट का तलक है, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि मैं बयान करूँ कि एक्यूट अगर अटैक हो जाए एक पेशेंट को, जब फिट्स पड़ता है, उस वक्त आप क्या करें। अगर पेशेंट को अटैक होता है, जिस्म कांपना शुरू कर देता है, आपकी गर्दन ऊपर मुड़ जाती है, उस अटैक के दौरान आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी। बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है कि हमने इसमें मुंह में दांत ना टूट जाएं, मुंह में खून आ रहा है तो मुंह में कुछ चीज़ दे दें, चम्मच दे दें या कपड़ा दे दें। ये बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि या पानी पिलाना शुरू कर दें। जब अटैक होता है पेशेंट को, इस तरह के पेशेंट कांपना शुरू हो गया, कोशिश करें कि करवट बदल के उसको साइड पोस्चर पे लेके जाएं, ताकि उसका जो मुंह है वो बिल्कुल साइड पे हो, मुंह से जो झाग खून वगैरह आए वो साइड पे गिरना शुरू हो जाए, ताकि आपको पेशेंट को वो फेफड़ों में सारी चीज़ें ना जाएं और पेशेंट को सांस का मसला ना हो। तो ये करना शुरू कर दें। और पेशेंट को बहुत ज़्यादा अगर जिस्म में झटके लग रहे हैं तो उसको जकड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती। अमूमन ये होता है कि हम ऐसे तरीके से, क्योंकि इतना ज़्यादा उसका वो पावर से उसको जर्क लग रहे होते हैं, अगर हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, ज़बरदस्ती रोकने को, पेशेंट को नुकसान हो जाता है, फ्रैक्चर हो सकता है, मसल टीयर हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पेशेंट को इंजरी हो सकती है। तो कोशिश करें करवट बदल के साइड पे रखते हैं, उसके साइड से चीज़ें हटा दें ताकि उसको इंजरी वगैरह ना हो, लेकिन उन जर्क को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जब पेशेंट को ये फिट्स 5
7 मिनट 8 मिनट में रहेगा, उस दौरान कोई ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब पेशेंट को अटैक ख़त्म हो जाए उसके बाद पेशेंट थोड़ी देर के लिए सो जाएगा। जब पेशेंट सो जाएगा आधे घंटे पौने घंटे बाद जब पेशेंट उठना शुरू हो, जब प्रॉपर होश में फिर सफाई वगैरह कर लें, उसको अगर कोई चीज़ देना चाहें, अगर आप डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन होती है हम कहते हैं लिख के देते हैं, जैसे वो उस वक्त दे दें। और अगर बार बार ये अटैक हो रहे हैं कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर के पास आएँ। खुद कोई ऐसी मेडिसिन या बेहोशी के दौरान पानी पिलाना, मुंह में कोई चीज़ देना, चम्मच देना या जूता फेंकना या कोई ऐसी चीज़ जूता सुंघाना, ये बहुत गलत रस्म है और इससे पेशेंट की आप समझें कि मारने के मुतरादिफ है या पेशेंट की जान लेने के मुतरादिफ है। और ऐसी डेथ हुई है कि पेशेंट के दांत टूटे हैं, पेशेंट के वो चले गए फेफड़ों में चले गए, या पेशेंट को एस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं सारा खून वगैरह वो ऊपर से पानी पिलाते रहें और पानी पिला के सारा फेफड़ों में चला जाता है और पेशेंट को जान का मसला पड़ जाता है। तो ये कोशिश करनी चाहिए उस दौरान ना करें। बिल्कुल। और आपके घर में अगर इस तरह के कोई बच्चे हैं, आपको पता लग गया है कि उनको मिर्गी है, तो प्लीज़ अपने जो फर्नीचर है, अपना जो घर है उसके अंदर कारपेट वगैरह बिछा लें, सॉफ्ट किस्म का फर्नीचर रखें, ऐसे तेज़ कांच वाली या तेज़ कोनों वाले फर्नीचर के ऊपर कोई रबर या टेप लगा दें। और मेक श्योर करें कि आपके घर का माहौल ऐसा हो कि वो खुदा ना खास्ता गिरते भी हैं तो उनके सर पे या कहीं पे कोई इंजरी नहीं होती। और जैसे डॉक्टर साहब ने आपको कहा कि उनको बस साइड पे करके लिटा दें ताकि जो कुछ भी है निकल जाए, खुद से कुछ देने की कोशिश ना करें, ना पकड़ने की कोशिश करें, और फिर उनको सुला दें। जब वो उठेंगे तब सारा का सारा कुछ देखा जाएगा। और कुछ ट्रिगर फैक्टर से भी उनको दूर रखें, जैसे ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें वो सांस उनकी फूलना शुरू हो जाए या कोई बलून के अंदर जैसे इनहेल करते हैं, ऐसी चीज़ नहीं करवाएं जिससे कि उनकी सांस फूले, क्योंकि उससे भी अटैक जो है वो ट्रिगर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ा सा आते हैं आपके पार्किंसंस के ऊपर, क्योंकि बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और लोग देखते हैं कि अचानक एक आदमी है उसका मास्क जैसा फेस हो गया, उसको कोई इमोशन वो नहीं दिखा रहा, वो बिल्कुल यूं आपको देख रहा है, तो वो कहेंगे ये कितना अजीब सा आदमी है, देखो इसको कोई इमोशन नहीं है, ये तो दिल ही नहीं है इसका, फलान ढमाक। और फिर वो यूं 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 कर रहा है तो वो कह रहा है कि हमें इशारे कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, फिर वो गिरना भी शुरू हो जाता है, ऐसे स्पैस्टिक। तो थोड़ा सा पार्किंसन, उसकी प्रोग्रेशन, उसके टेस्ट कौन से हैं और उसकी कौन सी दवाइयाँ हैं और कैसे उसकी होती है? पार्किंसन बेसिकली ओल्ड एज की डिजीज़ है। अब तो हर यंग एज में भी हम देखते हैं कि पार्किंसन की अलामात आ जाती हैं। पार्किंसन की बीमारी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो दो तरह की होती है, को पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं, को पार्किंसनिज़म कहते हैं। अमूमन ये बीमारी जो है बेसिकली आप देखें 50 से 60 साल के बाद जो होती है, कॉमनली देखी जाती है उन एज में। और इसमें जो कॉमन अलामात हैं वो अगर हम देखना चाहें 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो सबसे पहले हम उसको कहते हैं अपनी ज़बान में ब्रेडिकानीजिया कहते हैं, यानी कि आपको उनकी मूवमेंट में या हरकत में बड़ी स्लोनेस आ जाएगी, आहिस्तगी आ जाएगी। ठीक है, बहुत आहिस्ता था हरकत करें, चलेंगे तो बिल्कुल जैसे किसी चीज़ का रिप्ले चल रहा है, आराम आराम से चलेंगे। आपको हाथ मिलाएंगे तो बड़े आराम से मिलाएंगे, उसको ब्रेडिकानीजिया कहते हैं। दूसरी चीज़ होती है जो होती है फेस का मास्क लाइक फेस होता है, बेसिकली वो भी ब्रेडिकानीजिया की टाइप होती है, यानी कि पूरी मूवमेंट स्लो हो जाती है, फेस मास्क लाइक या एक्सप्रेशनलेस हो जाता है। वो ऐसे आप देखेंगे उनका, अगर देखेंगे ब्लिंकिंग रेट बड़ा कम होता है, घूते देखना शुरू करेंगे तो बिल्कुल आपको घूरना शुरू कर देंगे, और आप 5-6 दफ़ा ब्लिंक कर लेंगे वो बिल्कुल ऐसे ही देखते रहेंगे। उनको बुलाएंगे तो बिल्कुल आराम आराम से ऐसे जिस तरह एक स्लो मोशन चला या रोबोट देख रहा है, इस तरीके से देखना शुरू करेंगे। तो ये मास्क लाइक फेस होता है। फिर तीसरी अलामत होती है ट्रेमर। ट्रेमर वो यूजुअली एक साइड पे शुरू होते हैं, एक हाथ से शुरू होते हैं, फिर टांग पे जाते हैं, फिर अगले 3-4 साल में जो होती हैं वो दूसरी साइड पे चले जाते हैं वो प्रोग्रेस करके। और चौथी एक चीज़ जो होती है बैलेंस, उनकी गेट बड़ी ख़राब हो जाती है, उनकी बड़ी टिपिकल पोस्चर होता है, आपका स्टूप पोस्चर होता है, झुक के चलते हैं, छोटे छोटे कदमों से जो होती है ना, आपको जब मुड़ेंगे तो बिल्कुल एक पूरी की पूरी बॉडी मूव करेंगे, जो हिस्सा ज़्यादा इन्वॉल्व होगा वो बड़ी कम मूव करेंगे, जिसको बिल्कुल आर्म स्विंग की बड़ी कम हो जाएगी, रोबोट की तरह चलेंगे बिल्कुल छोटे। और कोशिश करेंगे कि टाइम के साथ उनकी चलना तेज़ हो जाएगा, वो टेंडेंसी टू फॉल जैसे गिरने की कोशिश करेंगे, तो ये बड़ी होती है। और इसके अलावा बहुत सी अलामात हैं जिसमें पेशेंट कई दफ़ा पीछे गिरना शुरू कर देता है, तो ये पिन रोली मूवमेंट होती हैं, जैसे हाथों को हिलाना, वो एक साइड से होता है, फिर दूसरी रेस्टिंग में ये ज़्यादा होता है, जब भी वो हरकत करेंगे तो ये ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। फिर ये तो कॉमन 4 अलामात हैं, और इसके अलावा रेयर नॉन मोटर कॉम्प्लिकेशन इसकी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे डिप्रेशन हो जाता है, डिमेंशिया बहुत से पेशेंट को शुरू हो जाता है पार्किंसन के साथ, डिप्रेशन, यूरिन के इशू, और इसी तरह आगे जब ये प्रोग्रेस करती है पार्किंसन की डिजीज़ तो उसके बड़े ज़्यादा बिहेवियरल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। लेकिन अमूमन अगर हम पेशेंट पार्किंसन के पेशेंट को जल्दी रिकगनाइज़ कर लें और इसको डायग्नोज करने के लिए हमें किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली ये अलामात ही 3-4 देख लें तो हम कहते हैं ये पार्किंसन है। फिर
भी हम कोशिश करते हैं कि एक दफ़ा इमेजिंग स्टडी सीटी स्कैन या एमआरआई करवा लिया अगर हमारे पास अवेलेबल है, उससे ये होता है कि देख लेते हैं कोई स्ट्रोक तो नहीं हुआ, कोई और अंडरलाइन स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी या कोई ट्यूमर या कोई और चीज़ तो नहीं अंदर जो थी ब्रेन के अंदर, ताकि उससे लिए अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जा सके। लेकिन मोस्टली ये होता है कि एक आम फिजिशियन भी इसको डायग्नोज कर लेता है, और ये ऐसी बीमारी है, कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, इट्स प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, टाइम के साथ साथ बढ़ती है। तो उसकी ट्रीटमेंट अगर दी जाए, हम उसकी जो कॉमन मेडिकेशन है अर्ली स्टार्ट कर लें, उसके साथ एक्सरसाइज, उसके साथ फिज़िकल थेरापी, उसकी काउंसलिंग पेशेंट की, और एक्टिव लाइफस्टाइल पेशेंट कहते हैं। ये पेशेंट पार्किंसन के पेशेंट बहुत अच्छी जो थी काफ़ी सालों तक आप ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। हमारे बहुत से इतने सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि पार्किंसन के पेशेंट, मोहम्मद अली पेशेंट, वो 20 साल तक पार्किंसन के साथ खेलता भी रहा और आखिर तक फाइट करता रहा। जो बॉक्सर जो थी, हमारे बहुत से पॉलिटिशियन हैं जो थी ना, जो इस तरह के बड़ी वो अच्छी खासी 30-40 साल से जो लोग हैं, बहुत से एक्टर हैं जो होते हैं वो हैं, और 30-40 साल से ये बीमारियों के साथ तो अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बेसिकली आपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही हैं, चाहे वो ALS हो, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, चाहे वो पार्किंसंस हो, जिसमें आपने जो भी स्पीच थेरेपी है, स्वॉलोइंग थेरेपी है, आपके हाथों की पैरों की मूवमेंट है, फिजियोथेरेपी, उसके ज़रिए आपने एक्सरसाइजेज मेंटल एंड फिजिकल के ज़रिए ये याद रखना है, ये करते रहें अलॉन्ग विद मेडिकेशन, अलॉन्ग विद अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिर्फ क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जो है वो मुतासर ना हो। इसी पे पार्किंसंस तो हमने बात की, तो अल्जाइमर्स की भी बात करते हैं। अल्जाइमर्स डिमेंशिया हमारे यहाँ वैसे आगे, क्योंकि हम रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल छोड़ देते हैं सारा काम ना, हम सोचते हैं कि बस दिस इज द एंड ऑफ इट। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस डिमेंशिया, उनको उन्हें लगता है भूलना शुरू हो जाते हैं, लोगों को पहचानते नहीं है, अपने प्यारों को नहीं पहचानते, चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, कहीं आ जाएंगे, गुम जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा एड्स लगे होते हैं कि भाई वो गुमशुदा हो गए, वो कहाँ हैं, कहीं पाए जाएं। तो इस डिमेंशिया को रोकने के लिए इन द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या करना चाहिए और क्या गाइड करेंगे आप? जी बिल्कुल। और अल्जाइमर्स को भी, अल्जाइमर या डिमेंशिया हम इसको कहते हैं। डिमेंशिया एक बहुत बड़ी बीमारी, उसके अंदर एक टाइप है जिसको हम कहते हैं अल्जाइमर डिजीज़ कहते हैं, जो कि कॉमनली लोगों को पता भी है। अब ये डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज़ बेसिकली इसी तरह है जिस तरह पार्किंसन डिजीज़ है, क्रोनिक या आहिस्ता आहिस्ता चलने वाली, क्योंकि हम इसको अपनी ज़बान में कहते हैं डीजेनरेटिव डिजीज़ है, यानी कि दिमाग के सिकुड़ने का अमल या उसको एट्रोफी का अमल शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू हो जाता है। जब ये स्टार्ट होती है तो देखें इसके साथ सबसे पहले जो सिम्टम आते हैं अर्ली मेमोरी लॉस होता है। वो बहुत सी रोज़मर्रा की चीज़ें लोग पेशेंट भूलना शुरू करते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी बड़ी अच्छी याद होंगी, उनको वालिदैन के नाम पूछें, माँ बाप के नाम पूछें, पाकिस्तान कब बना था, सब कुछ याद होगा। लेकिन बच्चों के नाम पूछें जो डेली उनके साथ रहते हैं, वो बिल्कुल नहीं होंगे। इसके अलावा आप उनकी डेली एक्टिविटी पूछें, काउंटिंग पूछ लें, तो वो ख़त्म हो जाती है, एग्जैक्टिव फंक्शनिंग ख़त्म हो जाती है। छोटी चीज़ें, नमाज की रकात जो होती है, वालिदैन अमूमन फैमिली आके शिकायत करती हैं, बार बार पढ़ते हैं, मुंह बार बार धोते हैं, खाने का पता नहीं चलता, एक्टिविटी को भूल जाते हैं। तो ये अर्ली अलामात होती हैं। फिर जब ऐसा से प्रोग्रेस करता है तो इसमें फिर लेट मेमोरी भी चली जाती है, और जब टाइम के साथ साथ जब ये प्रोग्रेस करती है कुछ सालों बाद, फिर इसमें आ जाते हैं बिहेवियर सिम्टम, बहुत से आ जाते हैं। ये इतना ज़्यादा भूलना शुरू हो जाते हैं कि इनमें डिप्रेशन शुरू हो जाता है, इनमें साइकेट्रिक सिम्टम शुरू हो जाते हैं, हेलुसिनेशन शुरू हो जाती हैं, इररेलेवेंट टॉक शुरू हो जाती हैं, एग्रेसिव बिहेवियर शुरू हो जाता है, इरिटेबिलिटी। ये उसी फेज़ में चले जाते हैं जिस तरह एक बच्चा छोटा सा होता है, उनको कुछ याद नहीं रहता, वो जिद भी करेगा, अपनी मर्जी के काम भी करेगा, और जो घर से भूल भी जाएगा। एग्जैक्टली बेहतर करने के कौन से तरीके हैं? ठीक है, हमारे यहाँ जो सबसे अच्छा जो हमारे यहाँ जो पूरी दुनिया में क्या है, सबसे पहले तो मेडिसिन के पहले जो आपने खुद करना है, एक तो पेशेंट का जो सोशल सेटअप है या उसका घर का सेटअप वो ठीक किया जाए। एक पेशेंट अगर अकेले रह रहा है, उसको फैमिली टाइम नहीं दे रही, बच्चे या जो भी फैमिली टाइम नहीं दे रही, वो अकेला कमरे में रहता है, एक नौकर के ऊपर पड़ा हुआ है, खाना उसको कमरे में दे देते हैं। हम कई दफ़ा होता है ना, एहतराम की खातिर कहते हैं जी कमरे से बाहर ही ना आए, हम उधर ही खाना भी दे देंगे, चल हम। ये आइसोलेशन जो होती है या बिल्कुल जो होती है सोशल आइसोलेशन, या वो घर से बाहर नहीं जा रहा, तो ये बहुत जल्दी मेमोरी को वर्स करती है और ख़राब कर देती है। सबसे पहले यह है कि उनको अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जाए, मेंटली और फिजिकली ये एक्टिव हों, यानी कि इन्हें काम पे लगा दिया जाए। इनको बेशक रिटायर होके इन्हें बल्कि अब ज़्यादा एक्टिविटी पे लगा दिया जाए, घर के काम, सोशल एक्टिविटी पे में जो छोटे छोटे एग्जेक्टिव काम इनको दें, ग्रॉसरी के हवाले कर दें, आप घर के मामलात उनके हवाले कर दें, मशवरे लें, नहीं भी है बूढ़े भी हो गए तब भी उनसे आप मशवरा लेना शुरू कर दें, तो ये आपको बड़े खुश होते हैं। बल्कि अगर अपनी जो हम कहते हैं कि किचन में ना जाएं, खाना नौकर पकाएगा, बहुएं पकाएंगी, तो ये बड़ा ख़राब सिस्टम है। अगर माँ अगर आपको 70-80 साल में है, अगर वो खुशी से खाना बना रही, उसे बनाने दें, ये उसके लिए बड़ा इंसेंटिव है। अगर आप उसे खाना बनाना भी ले लेंगी, आप सारे काम में मशवरे नहीं लेंगी, ना कोई आप घर, तो वो उनके बड़ी नेगेटिव थिंकिंग आती है कि हमारा तो टाइम ही ख़त्म हो गया। अब बिल्कुल वो ना किसी से बोलेंगी, डिप्रेशन, ये चीज़ ठीक करें। फिर उसके बाद होती है मेडिसिन।
मेडिसिन है, मेडिसिन का रोल इतना ज़्यादा नहीं है, 30-40% जो होती हैं, 3-4 मेडिसिन हम देते हैं जिसमें मेमेंटिन बहुत कॉमन है, रिवेस्टिगमीन है, गैलेंटामीन है। ये मेडिसिन भी उसी वक्त अच्छी असर करेंगी जब आप पेशेंट को ये माहौल प्रोवाइड करेंगे, और पेशेंट के फिर सिर्फ मेमोरी की मेडिकेशन के अलावा आपने पेशेंट के बाकी सिम्टम भी ठीक करने। अगर पेशेंट को डिप्रेशन है उसको ठीक करें, साइकेट्रिक सिम्टम है उसको ठीक करें। डाइट नहीं खा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें डाइट का पता ही नहीं होता, वो ना खाना खा रहे होते हैं, हम बिल्कुल जो होते हैं 2 चीज़ों पे क्यों ज़िद्दी होते हैं ना, तो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें खाएंगे। ये तो हमने करना है, उनकी डाइट ठीक, न्यूट्रिशनस जो होती है वो अच्छा ख्याल रखना है। फिर उन्हें बाहर लेके जाना है, उन्हें अगर कोई एक्सरसाइज फिजिकल थेरापी जो होती है, अगर फिजियोथेरापी की ज़रूरत है उसको इन्वॉल्व कर लें। तो ये 5-6 चीज़ें मिला के तब आप डिमेंशिया को रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत ही अच्छी बात की, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ना वेस्ट को बुरा कहते हैं कि भाई वो लोग तो अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम छोड़ देते हैं, हमने तो अपने पेरेंट्स को बड़ा अच्छा रखा हुआ है, एक कमरे में बंद किया हुआ है, राइट। बल वो इसलिए छोड़ देते हैं, वो भी कोई बुरे लोग नहीं होते, वो सुबह से शाम तक जो ऑफिस जा रहे होते हैं और कोई नहीं घर पे होता, तो वो कहते हैं कि बजाय उस टाइम पे अपने पेरेंट्स को अकेले घर पे छोड़ने के, उतनी देर के लिए हम जो है, जैसे आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ऑफिस भेजते हैं, डे केयर भेजते हैं, उतनी देर के लिए एक ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ वो डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, कोई एक्टिविटी करें, योगा करें, कोई जो भी है, आप कुछ भी आपके इर्द गिर्द है ना, कोई दर्स हो रहा है या किसी भी किस्म की एक्टिविटी हो रही है, आप सिर्फ सब्जी लेने ही भेज रहे हैं, तो ज़रूर अपने पेरेंट्स को एंगेज करें और भेजें, ताकि वो सोशल एक्टिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को इंपॉर्टेंट समझें। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है ना, आई होप जो लोग हैं उसको ये बड़ा रजिस्टर करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछूंगी जो मेरे अपने मुझे बड़े कंसर्न्स थे, जैसे टॉरेट सिंड्रोम होता है, थोड़ा सा मुझे बताएंगे, ये जो बच्चे अचानक कोई भी एक हरकत करने लगते हैं, मतलब अचानक कान मुड़ते हैं या कोई ऐसे कोई भी एक चीज़ या ट्विच करता है उनकी कोई जगह, तो इन चीज़ों को कैसे आपने करना है? कोई आवाज़ें निकालना शुरू हो जाते हैं, बस उनको हैबिट हो जाती है, कोई भी गूं 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 या कुछ भी? बेसिकली ये इसको कहते हैं टिक्स डिसऑर्डर होते हैं। उसी की एक कम्प्लेक्स टिक्स जो होते हैं ना, जिसमें मोटर सिम्टम होते हैं, जिसमें हरकत भी होती हैं और साथ बंदा आवाज़ें भी जो बच्चों में होती हैं, तो इसको टॉरेट सिंड्रोम कहते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा मूवी भी बनी है, आप अगर देखने जो 2-3 मूवी हैं बहुत अच्छी हैं, जो एग्जैक्टली डिस्क्राइब करती हैं कि टॉरेट सिंड्रोम क्या होता है। बेसिकली कुछ बच्चों में ये आदतन होता है, और हमने बहुत से, अगर हम टिक्स की अलामात समझ रहे हैं तो हम हर दूसरे तीसरे बंदे में देखें कोई ना कोई आदत है। जैसे किसी को जो होती है नाक साफ करना हो गया, आप नाक की थोड़ी सी जो करना शुरू कर दें, शोल्डर श्रगिंग है, थ्रोट क्लीनिंग है, बहुत ज़्यादा जो होती है ऐसे करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को ये आदत है करने, कुछ लोगों को गला साफ करने की बड़ी आदत है, बार बार खंगते हैं, थ्रोट क्लीनिंग है। बाज़ लोगों को जो होती है आँख जो होती ब्लिंक करने की आदत होती है, बाज़ लोगों को शोल्डर श्रगिंग की आदत होती है, और बाज़ लोगों को हाथों में जो होती है बहुत ज़्यादा करने की वजह। ये तो मोटर सिम्टम हो गए, जैसे अलावात। कुछ लोग आवाज़ें निकालते हैं, बातें करते करते अचानक अच्छी बात कर रहे हो, अचानक एक डिफरेंट टोन सडनली चेंज होगी और वो चीख मारना शुरू कर देंगे। कोई एक सेंटेंस होगा वो ऐसे गलत स्टाइल में बोलेंगे कि आपको पता ही नहीं, आउट ऑफ द नो, कहीं से नहीं पता चलेगा कि बैठे बैठे आपके साथ बात कर रहा है, अचानक उसकी चीख निकलेगी और वो कोई ऐसी लफ्ज़ कह देगा। बातें करते करते अचानक वो चीखना शुरू कर देगा दरमियान में, उसको हमें वोकल टिक्स कहते हैं। और बातें करते करते दरमियान में उसके मुँह से आवाज़ें निकलती रहेंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत सी अलामात होती हैं, और ये आप जब इसको रिकग्नाइज़ करने का तरीका ये है कि आप देखें कि अगर ये बड़ी मोनोटोनस एक जैसी एक्टिविटी हो रही है, बच्चा है तो वो एक ही एक्टिविटी करेगा। आप पढ़ रहा है, अमूमन वालिदैन हमारे पास वीडियो लाते हैं कि बैठ के पढ़ रहा है तो ये कर रहा है, बाजू ही ला रहा है, या जो गर्दन ला रहा है, या यूँ कर ये ऐसे करना शुरू कर देता है, या आंखों को थोड़ा सा ट्विच करना शुरू कर देता है। ये बहुत ज़्यादा होते हैं करता है, और हमें लगता है कि फिट्स हैं या कोई ऐसी चीज़ हो रही है। तो ये इस तरह की चलते हैं, और कुछ तो ये चीज़ें टाइम के साथ इग्नोर करें और ठीक हो जाती हैं, उसको करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत से कॉमन से छोटे मोटे के, अगर पेशेंट की पढ़ाई ठीक जा रही है, बच्चे की सोशली कोई मसला नहीं डाल रहा, बस मामूली से कुछ अर्से बाद ये रिजॉल्व हो जाते हैं। अगर ये टाइम के साथ साथ बढ़ रहे हैं, उसकी पढ़ाई में पेशेंट की जो या सोशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हैं, तो उसको फिर ट्रीट करने की ज़रूरत है। उसके लिए स्पेशल मेडिकेशन है, फिर बिहेवियर थेरेपी भी होती है, लेकिन मेडिकेशन से बहुत हद तक ये ठीक हो जाते हैं। टॉरेट सिंड्रोम थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, चलता है तो फिर काफ़ी अर्से तक चलता है, और दवाइयों से ही हम कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उसकी अलामात को, जिसमें एंटीसाइकोटिक देते हैं, थोड़ा सा बेंजोडाइज़ेपिन देते हैं, थोड़ी बिहेवियर थेरेपी होती है, और काफ़ी हद तक ये पेशेंट अगर टाइमली किसी न्यूरो फिजिशियन या किसी प्रॉपर जगह पे पहुंच जाएँ और डायग्नोज हो जाएँ और प्रॉपर इंटरवेंशन की जाए, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं।
बेसिकली ये लोग बिल्कुल ठीक होते हैं। आप देखें पढ़ाई में अच्छे होंगे, कर रहे होंगे। हमारे बहुत से लोगों को हम आगे पीछे देखते हैं जो पता ही नहीं है कि उनको टिक्स हैं, लेकिन वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, अपनी सारी पढ़ाई कर रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं कि वालिदैन को कहते हैं इसको इग्नोर ही करें। वो इतना ज़्यादा है क्योंकि जो मेडिसिन है वो जो उसको टेंशन लेंगे, अगर वो सोचना शुरू हो गया मैं बीमार हूँ या इससे, तो बहुत ज़्यादा फिर उसको एक और इशू शुरू हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, उसकी सोशल इंटरेक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसका स्कूल डिस्टर्ब हो रहा है, जॉब डिस्टर्ब हो रही है, फिर आप उसको ट्रीट करना शुरू करें और जितना जल्दी हो सके न्यूरो फिजिशियन के पास ले जाएं ताकि प्रॉपर्ली ये मेडिकेशन दे के और उसको ठीक किया जा सके। हमने न्यूरो जनरेटिव डीजेनरेटिव डिजीजेस तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, इसमें हम फिर माइलोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस भी कर लेते हैं जो ALS है, और साथ MS जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, वो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा इसको सेंसेशनलाइज इसलिए कर दिया क्योंकि एक दफ़ा आइस बकेट चैलेंज आया हुआ था, फिर कुछ हमारी फिल्म स्टार्स भी हैं जिन्हें MS है और फिर उनको ऊपर भी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई शायद ये नशा कर रही हैं इसलिए ये ऐसे साउंड कर रही हैं। तो आप थोड़ा सा इसमें बताइए कि ये जो डीमाइलिनेशन है ये कुछ भी इसमें क्या असरात होते हैं और इसको कैसे ट्रीट। सबसे पहले मैं बात करूँगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। ये डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है। अगर हम इसको देखें कि डीमाइलिनेशन होती क्या है, बेसिकली डीमाइलिनेशन ऐसी चीज़ है, कॉमन लफ्ज़ है, आप समझें कि जो प्लास्टिक की तार है, जो बिजली की तार है, इसके ऊपर जो कॉपर की जो ऊपर जो प्लास्टिक कोटिंग है वो माइलिन शीट है वो उतर जाती है, जिसकी वजह से जो करंट पास होती है वो बड़ी डिले होती है उसको, जिसकी वजह से पावर वीक हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, नमनेस हो सकती है, एक साइड पे स्पीच में डिफिकल्टी हो सकती है, विजन जा सकती है या बैलेंस ख़राब हो सकता है। ये 4-5 अलामात हैं जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की होती हैं। और ये अलामात अमूमन मल्टीपल स्क्लेरोसिस यंग फीमेल में होता है, बहुत ज़्यादा कॉमन है यंग, और इसका बड़ा तल्लक है जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट के साथ। तो ये यूरोप में या कोल्ड कंट्री में या अरब कंट्री में बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ कम, एशियन कंट्री में थोड़ा सा कम है ये उन कंट्री के साथ, क्योंकि इसका तल्लक डायरेक्टली जो सनलाइट विटामिन D डेफिशिएंसी के साथ भी होता है बहुत ज़्यादा। तो उन कंट्री में एक वजह ये भी हो सकती है कि उनको डायग्नोस्टिक फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, जल्दी वो डायग्नोस कर लेते हैं। हमारे यहाँ अगर किसी को छोटी मोटी नमनेस हो या थोड़ा बहुत हो तो वो जाता ही नहीं है जब तक कि वो बहुत से पेशेंट डायग्नोज ही नहीं होते हैं। तो ये यंग फीमेल की बीमारी है, मेल में भी होती है, फीमेल में हमें बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो उसमें बेसिकली अलामात यही होती हैं, थोड़ी देर के लिए 1-2 महीनों के लिए नमनेस हुई वो ठीक हो गई, ठीक है, विजन लॉस हुई एक साइड के या दोनों साइड को वो ठीक हो गई, या बैलेंस ख़राब हुआ वो ठीक हो गई, या वीकनेस हुई वो ठीक हो गई। तो ये अगर इस तरह की बार बार अलामात आ रही हैं तो जितनी जल्दी हो सके आप उसका MRI करवाना चाहिए। और ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की पहले तो पाकिस्तान में इतनी ट्रीटमेंट नहीं थी, अब तो बहुत अच्छे इंजेक्शन आ गए, और इसके साथ अगर टाइमली इंटरवेंशन की जाए, इंजेक्शन या आपकी टैबलेट आ गई हैं अगर शुरू किया जाए, तो बहुत से पेशेंट, और फीमेल में ये गलत कॉन्सेप्ट है कि ये लोग नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजारते। बहुत से पेशेंट जिनको टाइमली ट्रीटमेंट शुरू कराते हैं तो वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही थी, नॉर्मल आपकी पढ़ाई है, फैमिली लाइफ है, मैरिटल लाइफ नॉर्मल जाती है, और आप बड़े अच्छे तरीके से सालों साल आप अगर उन रिलैप्स को या अटैक्स को रोक सकें मल्टीपल स्क्लेरोसिस को, तो बहुत अच्छे लोग जो कि नॉर्मल कंटिन्यू करनी होती है, मेडिसिन कंटिन्यू करनी पड़ती हैं बहुत सी, जिसमें इंटरफेरॉन है, जिसमें आपका ओक्रेलिजुमैब है, जिसमें आपका नेटालिजुमैब है, बहुत से इंजेक्शन आ गए, कुछ टैबलेट भी आई, 2 कॉस्टली हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें आना शुरू हो गई, इनके टाइम के साथ जो है उनकी प्राइसेस भी कम हो रही हैं। तो उम्मीद है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और मेडिकेशन आएंगी, और बेहतर है कि उसके मेडिसिन के अलावा भी बहुत सी इंटरवेंशन ऐसी होती हैं जो कि न्यूरोलॉजिस्ट पेशेंट को बता सकता है, तो आपको अच्छा गाइड कर सकता है कि किन किन चीज़ों से बचा जाए, तो आपको ये ट्रिगर जो थी बहुत ज़्यादा। कौन सी चीज़ें हैं जिनसे कि ये अचानक बैलेंस या नमनेस या वीकनेस को ठीक है, मैं जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जो रिलैप्स हम इसको कहते हैं, वो बहुत सी चीज़, कोई इन्फेक्शन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, फटीग हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसको रिलैप्स को बढ़ा सकती हैं। तो हम कोशिश करते हैं डाइट अच्छी कर दें, विटामिन D सप्लीमेंटेशन दें। जब आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो विटामिन D तो आपने कहा है, विटामिन D का बहुत असर होता है डिप्रेशन पे भी, मूड पे भी, और उस पे विटामिन B12 जो हम कहते हैं, अक्सर न्यूरोबियन का इंजेक्शन बहुत सारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ मसल वीकनेस या नमनेस, ठीक है, उसका, और विटामिन B6, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, इनका रोल थोड़ा सा बता दें, B12 का इन पर्टिकुलर फॉर न्यूरोपैथीज थोड़ा सा बता दें। देखिए B12 बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर जो होते हैं, और कोई मेडिसिन अगर ना आए तो जो कहते हैं हम उसका तसल्ली वाला जो होती है वो मेडिसिन है, एटलीस्ट मरीज़ को होता है कि कुछ दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो वैसे इसका बड़ा जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत से पेशेंट होते हैं जो हमें नहीं लग रहा होता कि इफेक्ट करेगा भी, लेकिन ये B12 बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है या विटामिन है
जो कि न्यूरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूरोपैथी कर सकती है, नर्व को वीक कर सकती है। इसके अलावा जो TMI को बीमारी, स्पाइनल कार्ड को, ब्रेन को डिमेंशिया कर सकती है, इम्बैलेंस कर सकती है। इसकी कमी। तो B12 डेफिशिएंसी जो एक हम कहते हैं सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ द कार्ड, जिसमें बहुत सी जो होती है स्पाइनल कार्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को पैरास्थीसिया जैसे नमनेस हो सकती है, पेशेंट का बैलेंस ख़राब हो सकता है, पेशेंट को डिमेंशिया के साथ हमारे पास एटेक्सिया के साथ आते हैं, बैलेंस ख़राब हुआ होता है। तो ये तो अफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा। तो अगर पेशेंट को अगर इस तरह के अलामात हों तो आप कोशिश करना चाहिए टेस्ट करवा लें। टेस्ट में अगर है डेफिशिएंसी, और बहुत से हमने याद है कि हमने एक स्टडी की थी जिसमें डॉक्टर्स में बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि डॉक्टर की डाइट आपको पता है जो प्रोफेशनल लोग होते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि हमारी डाइट इतनी ज़्यादा तो अफेक्ट होती है। तो डॉक्टर्स में पेशेंट से ज़्यादा कमी थी B12 डेफिशिएंसी। तो B12 जो होती है बहुत ज़्यादा ये कॉमन है, जो होती है इवन अच्छे खासे जिनके पास खाने के लिए भी बहुत है तो वो भी लोग तो है बड़ी। अगर आपको अलामात हैं तो आप फ़ौरन टेस्ट करवाएं, और पेशेंट को B12 सप्लीमेंटेशन वेरी इफेक्टिव नर्व की वीकनेस के लिए, मसल वीकनेस के लिए, और अगर आप पेशेंट की ओवरऑल जो होती है वीकनेस को बेहतर करती है। तो अगर कोई पेशेंट को ठीक हो रहा है उस वीकनेस का मतलब उसमें डेफिशिएंसी है या इस तरह की चीज़ थी जो उसको ये कमी पूरी कर रही है। तो देखा आपने डॉक्टर साहब से सुना कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी से ये सारी अलामात होती हैं, तो आपने मेथाकोपॉल की जो टैबलेट होती है, जो B12 की टैबलेट या न्यूरोबियन का इंजेक्शन बहुत ही बेनिफिशियल है उन सारे लोगों के लिए जिन्हें किसी किस्म की वीकनेस हो रही है या अचानक उन्हें नमनेस या सुइयां सी चुभने लगती है। आप शुगर वगैरह का टेस्ट करा लें, देख लें कि कहीं वो प्रॉब्लम तो नहीं है, और साथ आप ये लेना शुरू हो जाएं तो आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स बेटर हो सकते हैं। प्रेग्नेंट खवातीन भी जब टैबलेट लेती हैं फॉलिक एसिड की, B12 की, तो उनके जो बच्चे पैदा होते हैं उनको भी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी और ये सारे जो डेवलपमेंट के मसले हैं ये नहीं होते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ विटामिन D की कमी भी बहुत इन चीज़ों का रीज़न होती है। तो विटामिन D, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, स्पेशली विटामिन B6, B12, D, इन सब को जो है बिल्कुल बैलेंस रखें। इसका सप्लीमेंट हो या डाइट के ज़रिए आप कर सकते हैं। क्योंकि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल इख्तिताम पे पहुंच रहा है, बीच में ब्रेक आ गई थी, तो थोड़ा सा सम अप कर देते हैं कि आज हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की। हमने शुरू में स्ट्रोक डिस्कस किया था, वो आपने सुना था। और स्ट्रोक या फालिज का जो अटैक होता है उसको रोकने का बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आपके चेहरे का फॉर एग्जांपल एक साइड से अगर खाना गिरना शुरू हो गया, थूक आपका गिर रहा है, या एक साइड की आर्म की वीकनेस ऐसे वो नीचे गिर गया है, या आपकी लरज रही है, स्पीच में कोई फ़र्क आ रहा है, या आपकी आंखों की विजन में कोई फ़र्क आ रहा है, या बैलेंस में फ़र्क आ रहा है, तो बी फास्ट, डोंट डिले इट। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनमें जा सकते हैं जहाँ फ़ौरन आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा। और जिस तरह आपको एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी से आपकी जान बचाई जा सकती है, उसी तरह से स्ट्रोक या फालिज का अटैक जिसमें या तो कोई रग फट रही होगी या तो कोई रग के अंदर रुकावट आ गई होगी, डॉक्टर असेस करके आपको उसका ट्रीटमेंट दे देगा। दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की थी एपिलेप्सी या मिर्गी। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, डॉक्टर साहब ने आपको खुद बताया कि कोई भी बच्चा आपके इर्द गिर्द है, अचानक एब्सेंट हो जाता है, आंखें ऊपर की तरफ आ जाती हैं, स्कूल में जो है वो अटेंशन नहीं दे पा रहा, बैठे बैठे उससे चीज़ें गिर जाती हैं, या हाथ पाँव ऐसे हिल जाता है, या मिर्गी का प्रॉपर अटैक आता है जिसमें झाग आता है, गिर जाता है, तो कुछ और नहीं करना, उसको साइड की तरफ लिटा देना है, जो भी झाग है वो बाहर निकलने दे, पानी बिल्कुल नहीं देना, सुला देना है, और बाद में कोई ना कोई एक्शन लेना है। और इन चीज़ों को नोटिस करके फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाइए। न्यूरो फिजिशियन, मैं बार बार कहूँगी, न्यूरो फिजिशियन के पास लेकर जाइए, जो उनके टेस्ट करके असेस करके उनको जो दवाई दें आप वो दवाई फॉलो करें, ना कि आप डिफरेंट किस्म के हरबे और पीर फकीरों के पास, गलत पीर फकीरों के पास जाएं जो कि आपको गलत उसके ऊपर लगा दें। सही आप बेशक जिक्र करें और साथ दवाई दें। तीसरी चीज़ हमने डॉक्टर साहब क्या डिस्कस की थी, पार्किंसंस डिस्कस किया था। पार्किंसंस में अगर आपके इर्द गिर्द किसी का बिल्कुल मास्क लाइक फेस हो जाता है कि अचानक उसके एक्सप्रेशन खत्म हो गए हैं, वो ऐसे रेस्ट के ऊपर ना पिन रोलिंग मूवमेंट यूं कर रहा है, वो यूं रोबोट की तरह चलता है और पीछे की तरफ गिर जाता है, तो उसको भी समझिए कि भाई ये मरीज़ है और इस मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको प्रॉपर दवाई भी दें और साथ थोड़ी सी चेंजेस करें उसके लाइफस्टाइल में, जिसमें हेल्दी डाइट होगी और एक्सरसाइज के साथ साथ आप इस फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट को एंगेज करते हैं, जो उनको सिखाते हैं कि कैसे वो अपने मूवमेंट को नॉर्मल रख सकते हैं। फिर हमने डिमेंशिया डिस्कस किया बुढ़ापे में, और उसमें डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने बुजुर्ग, अपने बूढ़े माँ बाप जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करें, उन्हें एक्टिविटी दें कि वो घर के कामों में, डिसीजन मेकिंग में, डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ में जब मुलव्वस होंगे, चाहे वो गार्डनिंग होगी, आपकी जाके सामान ग्रोसरी शॉपिंग होगी, कुकिंग होगी, कोई
कोई भी एक चीज़ होगी तो वो उतना ज़्यादा देर से उनको डिमेंशिया होगा और इतना ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और अगर अल्जाइमर्स या पार्किंसंस या ये जो भी हमारी बीमारियां हैं उनको हमने मेडिसिन लेती रहनी है। फिर हमने कहा था सर का दर्द, जो बड़ा ही कॉमन था, ठीक है, और उसमें डॉक्टर साहब ने आपको बताया था कि सर के दर्द की भी कुछ अकसाम है, माइग्रेन है, आधे सर का दर्द है, ट्रिगर्स अवॉइड करनी है, ज़्यादा देर भूखा रहना, टेम्परेचर का शिफ्ट करना, मतलब सर्द से गर्म और गर्म में से सर्द अचानक नहीं आना है, बहुत ज़्यादा ऊंचा म्यूजिक या बहुत ज़्यादा फ्लैशिंग लाइट्स नहीं देखनी है, तो फिर आपका सर का दर्द, माइग्रेन की अवॉइडिंग। फिर उसमें उन्होंने बताया था कि दवाइयाँ किस तरह से आपने लेनी है। सबसे पहले एसिटामिनोफेन या पैराडोल ले सकते हैं, उसके बाद सेकेंड लाइन में एनासिड्स या डिक्लोफेनाक ले सकते हैं, और फिर थर्ड लाइन में ट्रिप्टैन्स जो हैं, जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा तो आप ट्रिप्टैन ले सकते हैं, लेकिन उसमें हार्ट पेशेंट्स ने जो है वो नहीं लेनी, जिसको स्ट्रोक हुआ हुआ है उसने नहीं लेनी। ये माइग्रेन्स के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि और भी कुछ हेडेक्स होते हैं जिसमें क्लस्टर हेडेक है, एक ही साइड पे है, या टेंशन हेडेक है जो बैंड की तरह होता है, या फिर डिफरेंट रीजंस की वजह से हाइपरटेंशन या डायबिटीज या किसी और वजह से आपको हेडेक हो रहा है, तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके आने का ये समरी देना इसलिए जरूरी था कि बीच में ब्रेक आ गई थी और मिस आउट हो गया था। तो आप लोग ने आज प्रोग्राम सुना। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर हसनैन हाशिम साहब जो कि न्यूरोलॉजिस्ट है, और ये पूरा प्रोग्राम जो है वो ब्रेन, दिमाग और आसाब के ऊपर था। तो अपने आसाब को इत्मीनान में रखिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, मेडिटेशन कीजिए, न्यूज़ को कम से कम देखिए, पॉजिटिव चीज़ें देखिए, एक्सरसाइज कीजिए, जाइए बाइए सनलाइट में, खूब सारी एक्सरसाइज कीजिए और खुश रहिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।